हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से वाईफाई स्टडी लाइव चैनल पे। और मैं आपका जीएस मेंटोर, जीएस एजुकेटर रोहित कुमार। दोस्तों आज फिर से हम लोग जुड़े हैं सुबह 10:30 बजे, जो आपकी प्रीमियर लीग चल रही है। भाई अभी तो आईपीएल भी चल रहा है और कल का मैच देखा होगा आपने दोस्तों। आईपीएल में भाई साहब क्या बल्लेबाजी करी है ना। पंजाब को मुंबई ने हरा दिया जो। तो ये भी एक प्रकार से प्रीमियर लीग है। जीती है, कितने क्वेश्चन सही करते हैं आप, है ना दोस्तों। आइए समझते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। दोस्तों ये नंबर है, आप इस नंबर को जरूर सेव रखें। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर को सेव करिए। और एग्जाम से रिलेटेड, अभी एसएससी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है, उससे रिलेटेड या जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उससे कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप जरूर करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों गूगल फॉर्म है, जहां आप अपने एग्जाम डेट और डाउट्स जरूर भेजें दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये क्लास का शेड्यूल है, सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर्स है, फिर दोस्तों 7:45 पे 10 मिनट वोकैब शो है, और 8 बजे दोस्तों एडिटोरियल चल रहा है हमारा, है ना। फिर दोस्तों 8:30 बजे जनरल अवेयरनेस है, फिर 9 बजे मैथ्स है दोस्तों, 10 बजे रीजनिंग है, और 10:30 बजे साइंस पढ़ा रहे हैं अभी आपके सामने हम। फिर अगर आप ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं तो 10 बजे इंग्लिश, 11 बजे रीजनिंग और 12 बजे मैथ्स है दोस्तों, है ना, ठीक है। और आईबीपीएस पीओ कलर की तैयारी करो दोस्तों तो 3 बजे इंग्लिश, 4 बजे रीजनिंग और 5 बजे मैथ्स है बच्चे। अभी एसएससी एमटीएस का पेपर चल रहा है, तो ये जून तक है। तो वैसे बच्चे जिनका पेपर है या फिर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप उस पैटर्न को देखिए, उस पैटर्न पर आधारित संभावित प्रश्न क्या होंगे, आप जुड़िए हमारे साथ। तो भाई टॉपिक वाइज चला रहे हैं। आज मेरी क्लास 4:30 बजे होगी, जनगणना पढ़ने वाले हैं, जनगणना 2011। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है जनगणना से। 3 बजे इंग्लिश होगी, 4 बजे रीजनिंग है दोस्तों, 4:30 बजे जीके जीएस है मेरे साथ, 5 बजे मैथ्स है, और फिर 6 बजे जीके है बच्चे, है ना। और दोस्तों सीजीएल फाउंडेशन चल रहा है, अभी से कमर कस लो अपना। 8 बजे रीजनिंग, 9 बजे मैथ्स, 10 बजे जीके और 11 बजे इंग्लिश है दोस्तों, ठीक है। और 12 बजे स्टैटिक जीके। दोस्तों पहला सवाल ये रहा आपके सामने कि हु इज कंसीडर्ड द इन्वेंटर ऑफ द थर्मोस्कोप। थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? गैलीलियो गैलीली, कॉपरनिक्स, आइजक न्यूटन, जे कैपलर। क्वेश्चन नंबर 1 बताइए क्या होगा। चलिए बोलिए क्या होगा भाई। हु इज कंसीडर्ड द इन्वेंटर ऑफ द टेलीस्कोप। दोस्तों तो थर्मोस्कोप का आविष्कारक, सॉरी थर्मोस्कोप है, टेलीस्कोप बोल दिया मैंने, माफी चाहेंगे। थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है दोस्तों? तो गैलीलियो गैलीली जो है वो थर्मोस्कोप के आविष्कारक है। आपको याद होगा केपलर दोस्तों, केपलर थ्योरी, जो प्लेनेटरी मोशन, ग्रह का जो गति है उससे संबंधित इन्होंने 3 रूल दिया था। और इन्होंने ये बताया कि भाई जो जितने दूर हैं वो उनकी स्पीड उतनी कम होगी। किसने? केपलर महोदय ने, है ना। और न्यूटन, भैया न्यूटन लॉ तो आपको पता ही है, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। पहला नियम क्या कहता है दोस्तों? जिससे हमें बल की परिभाषा के बारे में पता चलता है ना। दूसरा से बल का व्यंजक के बारे में पता चलता है। और तीसरा क्या कहता है? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल, ठीक है। तो दोस्तों माना जाता है कि देखो थर्मोस्कोप ये है कि आविष्कारक गैलीलियो गैलीली ने किया था दोस्तों, है ना। और 1593 में पहला थर्मोस्कोप बनाया। धीरे धीरे थर्मोस्कोप से आधुनिक हमारा थर्मामीटर का आविष्कार हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? ऐसा एक क्वेश्चन पूछा है एमटीएस में कल। तो द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड मोटर, जनरेटर, मूविंग क्वाइल मीटर, बैटरी। क्या होगा दोस्तों? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? मोटर कहते हैं, जनरेटर कहते हैं, मूविंग क्वाइल मीटर कहते हैं, बैटरी कहते हैं। क्या निकल कर आएगा? तो दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को बैटरी में, और बैटरी में कौन सा केमिकल होता है? कल सेकेंड सेट में पूछा है, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, याद रखिएगा। ये सेकेंड सेट में पूछा है। और फर्स्ट सेट में पूछा है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, ठीक है। तो दोस्तों बैटरी वह उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को स्टोर करता है और फिर इसे विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। एक बैटरी में रासायनिक अभिक्रियाओं में एक बाहरी सर्किट के माध्यम से एक पदार्थ होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोड कहते हैं, दूसरे में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, ठीक है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान विल बी लॉन्च्ड इन विच ईयर? 2022, 2023, 2024, 2025। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा बच्चों?
तो दोस्तों भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन की बात करें, ये 2023 में लॉन्च होगा। अब देखते हैं 2023 तो है ना। तो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन दोस्तों 2023 में लॉन्च किया जाएगा, जिसकी जानकारी 2022 में दी गई थी दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। पहले एक बार बताया गया था 9 दिसंबर 2021 को, है ना। यदि थाइमस ग्रंथि को नवजात शिशु से हटा दिया जाए तो जो कोशिकाएं नहीं बनेंगी वे कौन सी होंगी? मोनोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स या एस्नोफिल? क्वेश्चन नंबर 4। इफ थाइमस ग्लैंड इज रिमूव्ड फ्रॉम द न्यू बोर्न बेबी द सेल्स विच विल नॉट फॉर्म आर। यदि थाइमस ग्रंथि को नवजात शिशु से हटा दिया जाता है तो जो कोशिकाएं नहीं बनेंगी तो वो क्या होंगी दोस्तों? वो टी लिम्फोसाइट्स होंगी। और मोनोसाइट्स आपको पता है कि WBC का सबसे बड़ा पार्ट है ना, कौन है? मोनोसाइट्स है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों थाइमस एक लोब वाला अंग है जो हृदय के पास ब्रेस्ट बोन के नीचे होता है। जन्म के समय यह काफी बड़ा होता है, आप देख रहे हो, लेकिन उम्र के साथ साथ धीरे धीरे कम हो जाता है। थाइमस टी लिम्फोसाइटों की परिपक्वता और विकास के लिए आवश्यक सूक्ष्म वातावरण प्रदान करता है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट की बात करें। संक्रमण रोगों का सबसे आम वाहक कौन है? हु इज द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज? चींटी, घरेलू मक्खी, फिश काइट, स्पाइडर? क्वेश्चन नंबर 5, बताइए क्या होगा। चलिए दोस्तों, क्या होगा बच्चों? ये सर ये घरेलू मक्खी है जो बीमारी का फैलाने का काम करती है ना। तो जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज हैं वो हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी है दोस्तों। व्हाट इज द हाईएस्ट पॉइंट इन ब्लड प्रेशर दोस्तों, और द अपर मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर कॉल्ड? रक्तचाप में उच्चतम बिंदु या रक्तचाप के ऊपरी माप को क्या कहा जाता है? कल हम लोगों ने पढ़ा है लबडब, याद है? कल हम लोगों ने पढ़ा है। तो क्या होगा? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, कंट्रैक्शन ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर? तो क्या होगा दोस्तों? अरे कल हम लोगों ने पढ़ा है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, है ना, कल हम लोगों ने पढ़ा है। तो ऊपरी माप की बात करें, सिस्टोलिक यानी 120 और डायस्टोलिक यानी 80, ये नॉर्मल है, नॉर्मल बीपी। और हाई बीपी दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन जो कितना होगा दोस्तों? हाइपरटेंशन 150 बाय ऊपरी सीमा 100 और 150, निचली सीमा 100। और लो बीपी की बात करें दोस्तों तो हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन ये ऊपरी सीमा दोस्तों 100 होगा और निचली सीमा 50 होगा। तो याद रखिएगा, ठीक है। ऊपरी सीमा को हम बोलते हैं सिस्टोलिक लब और डब, ठीक है। ये नॉर्मल बीपी, ये हाई बीपी हाइपरटेंशन, ये लो बीपी हाइपोटेंशन, ठीक है। आ जाओ। तो रक्तचाप धमनी की दीवारों पर रक्त द्वारा आरोपित बल है और प्रत्येक हृदय की धड़कन पर यह बल लगता है दोस्तों, क्योंकि रक्त को हृदय से जो रक्त वाहिकाएं हैं उसमें पंप किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक बोलते हैं। रक्त प्लाज्मा में पानी की मात्रा लगभग कितनी होती है? अमाउंट ऑफ वाटर इन ब्लड प्लाज्मा इज अबाउट 70%, 90%, 10%, 50%, क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों रक्त प्लाज्मा में पानी की मात्रा की बात करें 90%। अब देखोगे ब्लड को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक प्लाज्मा है और ब्लड कॉर्पसल्स है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है ना। और तो दोस्तों ये 55% होता है ब्लड का और ये ब्लड कॉर्पसल्स 45%। अब 55% में 90% वाटर है, ऐसे समझिएगा। 55% में 90% जो प्लाज्मा का है वो वाटर है और ये लिक्विड पार्ट होता है, इसी के जरिए सब ट्रैवल होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। लिक्विड पार्ट होता है। तो रक्त का वह तरल पदार्थ है दोस्तों जो रक्त वाहिकाओं में बहता है। रक्त के तरल भाग का 55% को प्लाज्मा कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है ना। परमाणु सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक सिलिकॉन इज 5, 7, 12, 14। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बताइए क्या होगा दोस्तों?
बताओ भाई क्या होगा बच्चे। तो दोस्तों परमाणु सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 14। क्या होती है दोस्तों? 14 होती है, याद रखिएगा, है ना। क्या होता है? 14 होता है बच्चे, ठीक है। चलो आगे आगे देखो। तो दोस्तों सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14 है, एक उपधातु है, मेटलॉइड है ना, यानी सेमीकंडक्टर दोस्तों, जिसका यूज हम इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए करते हैं अर्धचालक के रूप में। तो सिलिकॉन में 14 प्रोटॉन, 14 इलेक्ट्रॉन और 14 न्यूट्रॉन होते हैं बराबर, ठीक है, याद रखिएगा। आ जाओ आगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमीकंडक्टर? कौन एक अर्धचालक है बताइए? नियॉन, कार्बन, सोना, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों अर्धचालक की बात करें तो नॉन, कोई अर्धचालक नहीं है। नियॉन, कार्बन, गोल्ड कहां अर्धचालक है ना। जबकि अर्धचालक क्या होता है? गैलियम, सिलिकॉन, ठीक है। परमाणु के नाभिक की खोज किस परमाणु मॉडल से हुई है? फ्रॉम विच एटॉमिक मॉडल वाज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम डिस्कवर्ड? बोर एटॉमिक मॉडल, डाल्टन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, या इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों परमाणु के नाभिक की खोज किस परमाणु मॉडल से हुआ है? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 11। विच सेल ऑर्गेन डज नॉट एग्जिस्ट इन एनिमल सेल? जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं होता है? केंद्रक, कोशिका भित्ति, राइबोसोम और गोल्जी। कल एमटीएस में पूछा था दोस्तों, आपको याद होगा कि जो डीएनए है वो कहां स्टोर होता है? डीएनए कहां संग्रहित होता है? संग्रहित होता है, स्टोर होता है, ये पूछा है कल के एमटीएस में। तो कहां होगा डीएनए, जरा बताइए कमेंट बॉक्स में। ये होगा दोस्तों नाभिक, न्यूक्लियस में। कहां होगा? नाभिक में होगा, न्यूक्लियस में होगा। कल के एमटीएस का सवाल है ना। तो जंतु कोशिका में दोस्तों कौन सा कोशिकांग नहीं होता है? केंद्रक, कोशिका भित्ति, राइबोसोम, गोल्जी। दोस्तों आसान है, सेल वॉल किसमें होगा? ये प्लांट किंगडम में। जो सेलुलोज का बना होता है। सेल वॉल इसलिए ना क्योंकि ताकि प्लांट स्ट्रोंग हो सके, मजबूत। देखो रिजिड होता है, देखते हो नहीं, आंधी तूफान बेचारा खड़ा रहता है, बहुत ज्यादा हुआ तब गिरता है। और हम लोग में क्या पिल होता है, देख लो सेल मेम्ब्रेन, जहां दबाओगे वहां दब जाएगा, है ना, ठीक है। दोस्तों आपके स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा होगा, वो नंबर को आप जरूर देखिएगा, याद कर लीजिएगा। एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया है, जिससे जब जो भी प्रॉब्लम हो आपसे तो आप वहां पे अपने नाम और अपना प्रॉब्लम बिल्कुल शेयर करिए दोस्तों, ठीक है। दोस्तों द किडनी इन ह्यूमंस इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। मनुष्यों में जो वृक्क है, किडनी है, वो किस प्रणाली का एक हिस्सा है? उत्सर्जन, पोषण, श्वसन, परिवहन। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए क्या होगा? बताओ दोस्तों। तो दोस्तों द किडनी इन ह्यूमंस, मनुष्यों में जो वृक्क हैं वो उत्सर्जन का भाग है दोस्तों, है ना। नेफ्रॉन होता है यूनिट, नेफ्रॉन दोस्तों यूनिट है ना, याद रखिएगा। तो मनुष्यों में वृक्क उत्सर्जन प्रणाली के मुख्य अंगों में से एक है। वृक्क का काम क्या है दोस्तों? रक्त को छानना, अपशिष्ट उत्पादों को हटाना। अपशिष्ट उत्पाद में क्या होंगे? अमोनिया, यूरिन, है ना, यूरिया, ठीक है, याद रखिएगा। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। मतलब भाई क्या होगा? टू फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग द एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट इज कंपेयर्ड। तो दोस्तों ये क्या होगा? हाइड्रोजन, है ना। और पीएच वैल्यू में भी हाइड्रोजन, पीएच वैल्यू में भी क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है ना, याद रखिएगा। एंटीसेप्टिक के रूप में घावों पर लगाए गए बैंगनी रंग के घोल में जो इस्तेमाल की जाती है अधातु, उस अधातु को हम क्या कहते हैं? क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, सल्फर। क्वेश्चन नंबर 14 इज अ नॉन मेटल यूज्ड इन पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन अप्लाइड टू वुंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। दोस्तों तो आपको याद होगा आयोडीन का टिंचर होता है, टिंचर आयोडीन है ना, टिंचर आयोडीन। आयोडीन ये क्या है दोस्तों? तो अधातु है, हैलोजन तत्व है, हैलोजन तत्व है ना।
और इसके कमी से ग्वाइटर यानी घेंगा होता है दोस्तों। क्या होता है? घेंगा होता है, ग्वाइटर होता है ना। तो बैंगनी रंग के घोल में प्रयुक्त गैर धातु या अधातु को जो घावों पर एक एंटीसेप्टिक के रूप में लगाई जाती है उसे हम टिंचर कहते हैं, आयोडीन कहा जाता है। जब यह घोल घाव पर लगाया जाता है तो यह घाव को कीटाणु रहित कर देता है दोस्तों, ठीक है, और इसे माइक्रोबियल संक्रमण से मुक्त करता है और इस प्रकार घाव को संक्रमित होने से रोकता है। आगे देखिए, किस पादप उत्तकों में मृत कोशिकाएं होती है? Which of the following plant tissue contains dead cells? एपिडर्मिस, पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, एस्केलेनकाइमा। क्वेश्चन नंबर 15। तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो दोस्तों। एपिडर्मिस ये क्या है? ये एक टिश्यू है, ह्यूमन टिश्यू है, ये ह्यूमन टिश्यू है ना, जो हमारी त्वचा टिश्यू के अध्ययन क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी टिश्यू के अध्ययन को, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या होगा? एस्केलेनकाइमा होगा प्लांट किंगडम में, ठीक है। तो दोस्तों दृढ़ोत्तक पादप उत्तकों में मृत कोशिकाएं होती हैं और ये जो होते हैं वो अस्थायी उत्तक है दोस्तों। उनका कार्य पौधों को कठोरता और मजबूती प्रदान करना है और ये मृत कोशिकाओं से बनी होती है दोस्तों, याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। इनमें न कोशिका द्रव्य नहीं होता है, नाभिक नहीं होता है, पर्णहरित नहीं होता है, ठीक है। तो ये था आज का सेशन दोस्तों। उम्मीद करेंगे कि आपने कुछ सीखा होगा। देखो ये एक्चुअली एग्जाम जो चल रहा है, एनालिसिस चल रहा है ना, इस कारण से ये क्लास थोड़ी छोटी हो रही है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे दिल से। लेकिन आप हमारे साथ शाम को 4:30 बजे जरूर जुड़िए, जिसमें आज हम सेंसस पढ़ने वाले हैं, जनगणना 2011। और अगर आपका एग्जाम है ना, या एग्जाम ना भी हो तो एग्जाम एनालिसिस जरूर देखिए, जिससे ये पता चलता है कि हम जो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेवल क्या है क्वेश्चन का, ठीक है। ये नंबर दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप जो भी क्वेरी हो आपको तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, गूगल फॉर्म दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ अपना एग्जाम डेट जो SSC MTS का है और डाउट भेज सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एग्जाम एनालिसिस में और फिर कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।